हाँ नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है ये शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और ठीक है, आज देखिए क्या हम बात करेंगे भूगोल के अगले वाले चैप्टर पे। कि अब तक हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन सूर्य एक परिवार का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं सौरमंडल। आज उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करेंगे, फिर लेक्चर वाइज चलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एकदम बेसिक है, कुछ लोग अच्छे से जानते होंगे एकदम बेहतरीन, लेकिन पढ़ लेंगे तो इतना जानता हूँ इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये तो है कि पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब जिम्मे बनती है आपकी कि आप क्या करते हैं, ठीक है। और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, छोटे एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं और बड़े एग्जाम में तो अब कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन बनती है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीधे सीधे फैक्ट पे होंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे सौरमंडल। देखिएगा, हम जिस मंडल की बात कर रहे हैं सौरमंडल, तो सूर्य का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। किसी भी चीज़ का अपनी तरफ कोई भी चीज़ हमें आकर्षित करती है, वो कुछ भी हो सकती है। और वैसे ही जो हमारा सूर्य है, जो हमारा मुखिया है, जो हमारा प्रधान है, वो एक बल अपने आप में रखता है जिसके कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल के कारण उसके बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो उनसे जुड़े रहते हैं, ठीक। अब जितने भी सदस्य उस वाले पिंड से, उस सूर्य से जुड़े हैं, मतलब उस सूर्य का परिवार उतना बड़ा है। जैसे अगर हम परिवार के लेवल पर समझे कि घर का मुखिया जो भी हो, चाहे दादाजी हो चाहे पापा जी हो, उनसे संबंधित जितने होते हैं, भैया हो, दीदी हो, चाचा हो, चाची हो, मम्मी हो, बुआ हो, जितने भी लोग होते हैं उनसे रिलेटिव में, वो सब कहते हैं कि ये हमारा एक परिवार है। उसी प्रकार सूर्य से जितने भी ग्रह उपग्रह, जितने भी चीज़ें उनसे रिलेटिव में आती हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उसे नाम दिया जाता है कि ये इस सूर्य का परिवार है। वैसे ही जो हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके साथ एक यम आता है या प्लूटो कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इन्हें ही माना जाता है कि ये सूर्य का एक परिवार है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, अगर थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा, सूर्य के, अगर आप लिखना चाहें तो लिखते रहिए एकदम निश्चिंत हो गए, ठीक। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक कक्षा या एक ऑर्बिट का निर्माण किया जाता है। और उस ऑर्बिट में जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितने भी चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं, सब एक, उसे ही हम कहते हैं सौर मंडल। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस सौर मंडल में देखेंगे आखिर क्या क्या कौन कौन चीजें और है। सिर्फ क्या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हीं 7-8 ग्रह को मिला के सौर मंडल है, या और भी चीजें आती हैं। हमने आपसे बताया था कि सूर्य द्वारा बनाई गई ऑर्बिट, सूर्य द्वारा बनाई गई कक्षा में सिर्फ ग्रह नहीं, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, बौने तारे, मतलब ये जितने भी प्रकार के पिंड हैं सब भाग लेते हैं। इनसे मिलकर ही हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे इस सौरमंडल में सिर्फ ये ग्रह है जो हम 8 अभी आपको सामने दिख रहे हैं, यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं। देखेंगे कौन कौन से और भी चीजें क्या क्या है। जैसे अभी आपको सामने दिख रहे होंगे 8 ग्रह। हम बात कर रहे हैं कि हमारे इस सौरमंडल में सिर्फ ग्रह है या और भी जितने पिंड है, कौन कौन से पिंड है। तो 8 ग्रह हो गए पहला, जो हमारे सौरमंडल में काउंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ लगभग 172 उपग्रह है, सेटेलाइट, 172 उपग्रह या सेटेलाइट है। अब 172 के बाद गणनाएं हैं, लेकिन अब हम काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे हम अगर बात करेंगे तो पुच्छल तारे। अब ये देखिए पुच्छल तारे, अब ये जो पुच्छल तारे हैं इनकी काउंटिंग नहीं है, एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है कि 1 लाख है, करोड़ है, कितने हैं, या 1 है, 2 है। तो हम जानते हैं कि इसमें असंख्य,
मतलब जिनके बारे में हमें पता नहीं है, असंख्य पुच्छल तारे हैं जो इस सौरमंडल में काउंट किए जाते हैं। कभी कोई नज़र आता है, कभी नहीं नज़र आते हैं। तो जो भी हमारे परिवार का, हमारे मतलब सूर्य के परिवार में अगर एक बार आ जाती है, समझा जाता है कि वो सौरमंडल का भाग है। वो अलग बात है कि वो नाराज़ होकर चला जाए, जैसे हमारे परिवार में होता है कभी कभी कि कोई ऐसा सदस्य होता है जो थोड़ा बनती नहीं है, तो वो चला जाता है, फिर कुछ दिन बाद जब मूड सही होता है तो आता है। वैसे ही इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये इसमें से निकल के चले जाते हैं भैया, दूर चले जाते हैं, मतलब कोहाई के चले जाते हैं, मतलब नाराज होके चले जाते हैं, तो कुछ दिन बाद नजर आते हैं। तो पुच्छल तारे भी हैं जो असंख्य हैं। उसके साथ साथ कुछ इसमें बौने ग्रह हैं, जैसे हमारा प्लूटो है, उसे रखा जाता है बौने ग्रह में। बौने ग्रह के बाद इसमें कुछ उल्का पिंड हैं, उल्का पिंड। तो इतनी चीजें, 4-5 चीजें हैं जो हमारे सौरमंडल में आती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो हम बात करेंगे, हम लोगों ने अपने सौरमंडल में सूर्य के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा कर ली थी। क्या होता है, कैसी बनावट होती, कहाँ से क्या निकलता है, सूर्य कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो देखिएगा, आपको करना क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपसे संख्याएं नहीं पूछी जाएंगी, नहीं, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा सौरमंडल का मुखिया कौन होता है। हमने आपको बताया था, जब सूर्य पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था इस सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। अभी इन ग्रहों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ें जाननी है, उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, क्रम से हमें याद करना है। क्रम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीधे सीधे क्रम दे देगा और आपसे पूछेगा कि पांचवा स्थान पे कौन सा ग्रह है। तो ठीक है, देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कितने हो गए? अगर इनकी संख्या हम काउंट करेंगे तो 4 इधर और 4 इधर, 8। अब इन 8 को एक क्रम में आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी वो सीरीज बना के दे देता है, आगे पीछे पूछ देगा 8वां कौन सा, 7वां कौन सा, 6ठा कौन सा है, 5वां कौन सा है। या कभी कभी ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन किसका पड़ोसी है। कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी का पड़ोसी कौन सा है, शुक्र का पड़ोसी कौन सा है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको जब पता रहेगा तब ना बताएंगे। जब पता ही नहीं रहेगा तो बैठ के बाल सवारेंगे। ठीक, देखिएगा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इनसे देखिएगा, इन सिर्फ 8 से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम बता रहे हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इनसे क्या बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। देखिएगा, ये जितने भी ग्रह दिखाई देते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, किसी भी ग्रह का नाम लेके पूछ लिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं स्पेशली पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो सुनिएगा, ये जितने भी ग्रह हैं, ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्ताकार। ये जो चक्कर लगाते हैं, जो इनकी कक्षा है, इनका कक्ष है, जो ऑर्बिट है, उसमें जो ये चक्कर लगाते हैं वो दीर्घ वृत्ता। अब दीर्घ वृत्ता क्या क्या होता है कि मतलब ये हमारा सूर्य अगर है, समझिएगा, ये हमारा अगर सूर्य है, ये सूर्य है, और मान लीजिए कोई भी ग्रह, इन 8 में से कोई भी ग्रह, अगर मान लीजिए हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाएगी। मतलब जो ये कक्षा, इसका जो रास्ता है वो एकदम एग्जैक्ट सर्कल में नहीं होके, वृत्त में ना होके, किसमें रहता है? दीर्घ वृत्ताकार। तो ये ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सौरमंडल का मतलब सूर्य का चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि आखिर ऐसा कौन सा बल है जो इन ग्रहों को बांधे रखता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है जो इन सभी ग्रहों को जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है,
इनका खुद का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इनका खुद का गुरुत्व बल होता है, जिनसे ये आपस में जुड़े रहते हैं। उसके साथ साथ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो इन सबको एक साथ जोड़ के रखता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं यहाँ से, वो कौन कौन से बनते हैं देखिएगा। आपसे पूछा जाता है इन 8 ग्रहों का नाम देगा, पूछेगा कौन सा एक आंतरिक ग्रह है, इंटरनल प्लेनेट है, इस पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह। इन्हें जो कहा जाता है आंतरिक ग्रह, इन्हें सबसे पहले नाम दिया जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह। ठीक, दूसरा इन्हें एक और नाम देते हैं, अगर आंतरिक कहते हैं तो इन्हें कहते हैं भीतरी ग्रह। देखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक नाम से क्वेश्चन, मैं हर एक नाम वो बता रहा हूं कि वो कितना हो घुमाए, गोला गोला घुमाए, चाहे लंबा लंबा घुमाए, कैसे भी घुमाए, बस आप उसके आंसर को देखिए तो उड़ा दीजिए। इसलिए ठीक है, चाहे वो आंतरिक ग्रह, भीतरी ग्रह, और एक नाम देते हैं पार्थिव ग्रह। इन अगर पूछे कितने भी आंतरिक ग्रह हैं तो 4, इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों को आंतरिक, भीतरी और पार्थिव ग्रह कहा जाता है। या फिर इन्हें एक और नाम दिया जाता है अधिवासीय ग्रह। अधिवासीय ग्रह, इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं इन चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक, भीतरी, पार्थिव, अधिवासी ग्रह कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखेंगे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कुछ अलग से नाम दिया जाता है क्या? तो इन्हें आंतरिक कहते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे बाहरी ग्रह। इन्हें हम नाम देंगे बाहरी ग्रह। दूसरा, अगर और कुछ नाम देंगे बाहरी ग्रह के अलावा, अगर कोई नाम देंगे तो इन्हें, जिसे हम कहते थे पार्थिव ग्रह, वैसे ही इन्हें कहेंगे जोवियन ग्रह। इन्हें नाम देंगे जोवियन ग्रह। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह। देखिएगा, एक चीज़ और बतानी है आपको कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं और जो जोवियन ग्रह होते हैं, इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं ये होती हैं कि जो पार्थिव ग्रह रहते हैं ये ठोस होते हैं, ये ठोस होते हैं, जबकि ये जो जोवियन ग्रह रहते हैं ये थोड़ा तरल होते हैं। तरल मतलब पानी नहीं होते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा ये तरल होते हैं। दूसरी बात, जो पार्थिव ग्रह होते हैं, जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो छोटे भी होते हैं, और ये जो होते हैं ये बड़े होते हैं। लेकिन किसकी अपेक्षा बड़े होते हैं? ये पार्थिव ग्रह की अपेक्षा बड़े होते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको, इसमें जोवियन, पार्थिव हो गया। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो जान लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अगर आप पिछले साल की क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। देखेंगे कि जो ये चीज़ें आपको दिख रही है मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच जो दिख रहा है ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच किस प्रकार के आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे कि वो क्षुद्र ग्रह होते हैं, या सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों की जो स्थिति होती है, अवस्थिति है, वो कहाँ है? आप बताओगे बृहस्पति और मंगल के बीच एक जो पट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की। छोटे छोटे ग्रह होते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक बहुत सा बड़ा सा पिंड आ रहा है जो पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ था नहीं, वो बहुत दूर से निकला यहाँ के, लेकिन वैसे ही ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे पूछा जाता है
आगे आगे क्या पूछा जाएगा, सूर्य से सबसे कम दूरी किसकी है, तो बुध की। सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, तो वरुण की पूछी जाएगी। और दूसरी बात कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है। अगर बात आ जाए कि देखिएगा पृथ्वी ये है, शुक्र ये है, मंगल, अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में नज़दीक कौन है, पृथ्वी के नज़दीक कौन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अभी इनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सबके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे एक एक करके। सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सौरमंडल के इन ग्रहों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम आँख से देख सकते हैं, जिन्हें आँख से, आप कहेंगे सर जी आँख से देख सकते हैं, हाँ। और कब, मतलब रात के समय आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब ये कौन कौन से ग्रह हैं, जैसे शुक्र को आँख से देख सकते हैं, उसके बाद बुध को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, और उसके बाद बृहस्पति के बाद और जो हमारी एक है वो है पृथ्वी। ये इतने ग्रहों को हम अपनी आँख से देख सकते हैं, मतलब दूरबीन वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इन्हें हम आसानी से अपनी आँख से देख सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र मंगल, उसके बाद पृथ्वी पर हम रहते ही हैं, बचा बृहस्पति। जो ये ग्रह हैं आगे वाले, इनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। अगर इनकी संख्या पूछे तो आप देखेंगे कितने हो गए, पांच ग्रह ऐसे हैं जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रहों की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वो किस प्रकार से है। तो वो देखिएगा जैसे बुध है तो बुध एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाता है। जबकि देखिएगा शुक्र का हमने तीर नीचे की तरफ बनाया, मतलब जो शुक्र है वो कैसे चलता है, घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज ये चक्कर लगाता है। देखिए पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, ये इतने हैं सब एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर अरुण की बात करेंगे तो ये चलता है क्लॉकवाइज, या तो वो क्लॉकवाइज देगा या तो वो ऑप्शन क्लॉकवाइज देगा, या अगर वो इसे दिशा के रूप में लिखेगा, क्लॉकवाइज के अलावा अगर वो इसे दिशा के रूप में लिखेगा तो क्या लिखेगा, पश्चिम से पूर्व। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा तो इसे देगा कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को ही ये नाम दिया जाएगा कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अगर ये क्लॉकवाइज चलते हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये इस दिशा में गति करते हैं। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो जो हमारा शुक्र है, जो अरुण है, ये दोनों क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं सूर्य का, लेकिन और जितने शेष बचते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी। अब जो हम आगे बात करेंगे, इसके आगे ये बात करनी है बृहस्पति शनि उसके साथ अरुण की। बृहस्पति शनि और अरुण, ये जो तीनों ग्रह हैं, इन पर वृत्ताकार वलय पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे वृत्ताकार वलय पाया जाता है,
कौन से ऐसे सौरमंडल के ग्रह हैं जिनमें वृत्ताकार वलय पाया जाता है? तो देखिएगा, जो हमारा बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, इन तीनों में वृत्ताकार वलय पाया जाता है। ये विशेष तरीके से आप लिखिएगा अपने नोट में, तो लिख लीजिएगा कि बृहस्पति, शनि और वरुण में वलय पाया जाता है। दूसरी बात, अच्छा यही हम देख लेते हैं कि जो ये ग्रह हैं, आपने देख लिया, अगर दूरी के हिसाब से आपको क्रम में करने को कहेगा तो आप कहेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये क्रम है। और इसी के नाम से सबसे दूर ये है, और सबसे पास पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो बुध है, और सबसे लास्ट में कौन है, तो वो है वरुण है, नेपच्यून। ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके घनत्व के अनुसार इनका क्रम बता दीजिए। घनत्व का, किसका घनत्व सबसे ज्यादा है, किसका कम है, इस प्रकार से। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा घनत्व के अनुसार, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे कम किसका है, इस तरीके से ग्रहों का क्रम दे देता, आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो है पृथ्वी का, तो लिखिएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बुध, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, शुक्र, अगला है मंगल। देखिएगा इनका क्रम कैसे है ये मैं बता दूं। पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व, उससे कम बुध का, उससे कम शुक्र का, उससे कम मंगल का, ये चार हो गए। अब देखिएगा पांचवें की बात करेंगे, पांचवा वरुण, पांचवें की बात करेंगे तो पांचवा हो गया वरुण। और छठे की बात करेंगे तो देखेंगे बृहस्पति। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। हो गया वरुण, हो गया बृहस्पति, हो गया, आगे है अरुण, और लास्ट में एक बचता है, आठवां है जो शनि। तो देखिएगा सबसे ज्यादा किसका है, पृथ्वी का, उसके बाद बुध का, उसके बाद शुक्र का, उसके बाद मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। सबसे कम शनि का है, सबसे कम, और सबसे ज्यादा है पृथ्वी का घनत्व। तो ये नॉर्मली चीजें थी जिनके बारे में हमें जानना था। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार बना हुआ, अगर आप पिछले साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब जो हमें बात करनी है, विशेष तौर से जो हम बात करनी है, वो किसके बारे में बात करनी है, तो देख लीजिए। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि प्लूटो के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक है, अब उसके बारे में छोटा सा है तो अलग से क्या पढ़े, यही पढ़ लीजिए। तो इनके अलावा एक इधर एकदम लास्ट में एक ग्रह पड़ता है जिसे हम कहते हैं एम, इसे हम कहते हैं यम, या इसे कहते हैं कुबेर, या इसी को कहते हैं प्लूटो, या इसी को कहते हैं बौना ग्रह, बौना ग्रह। इन तीन चार नामों से इसे जाना जाता है, जो सबसे लास्ट में पड़ता है। अब इसकी क्या विशेषता होती है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सभी ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन होता क्या, मान लीजिए ये हमारा प्लूटो है, ये हमारा प्लूटो है, ये क्या करता है, यहाँ से जब चक्कर लगाना शुरू करता है तो एक बार इसकी कक्षा में घुसता है, फिर बाहर निकलता है, फिर इसकी कक्षा में निकल जाता है। मतलब एक बार इसकी कक्षा में यहाँ एंट्री किया, एक बार यहाँ एंट्री किया, एक बार यहाँ। मतलब ये जो प्लूटो है ये वरुण की कक्षा में यहाँ एंट्री करता है, यहाँ बाहर होता है, फिर एंट्री करता है, फिर बाहर होता है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इसलिए इसे अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। पहले इसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन एक सम्मेलन किया गया, चेक गणराज्य में एक सम्मेलन किया गया, और सम्मेलन वो किया गया 24 अगस्त, एक सम्मेलन किया गया 24 अगस्त 2006 को। वहाँ ये बताया गया कि कौन कौन से ग्रह कहे जाएंगे और किनको हम ग्रह नहीं कहेंगे। तो प्लूटो को कई शर्तें थी, जैसे कि ग्रह की विशेषता ये होगी कि वो अपने रास्ते पे चलेगा, दूसरे के रास्ते में घुसेगा नहीं। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी, ये दूसरे के रास्ते में घुसेगा। जैसे पटीदार होते हैं, वो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा उद्यमी टाइप होते हैं ना, तो जानबूझ के खेत में क्या होता है, जैसे मेड़ बनाई जाती है,
सभी लोग गाँव से आते हैं, सबको पता होगा, मेड़ बनाई जाती है। तो जो थोड़ा उद्यमी झगड़ालू होते हैं वो मेड़ की काट काट के अंदर बांध देते हैं, मतलब खेत बढ़ाने के लिए तो लड़ाई हो जाती है। वैसे ही जो हमारा बौना ग्रह है प्लूटो, वो भी क्या करता है, लड़ने के लिए इसकी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो ये कहा गया कि ये ग्रहों की परिभाषा को खराब कर रहा है, इसलिए इसे इसकी श्रेणी से अलग कर दिया गया। ठीक, तो कब अलग किया गया देखेंगे, इसे कब अलग किया गया। तो बात है 24 अगस्त 2006 की। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में एक सम्मेलन बुलाया गया, और वो सम्मेलन किसका था, IAU एक संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ, और इनमें ही इन सब की बात कही गई, और इन IAU ने ही इसे 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कह दिया, ये कह के कि ये जो हमारे ग्रह की परिभाषा है उसे खराब कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। और उसी दिन 24 अगस्त 2006 को IAU ने 2006 को IAU ने इसे एक अलग नाम दिया, इसे एक अलग नाम दिया। जो नाम दिया वो दिया 134-340, मतलब अब इसे यम या कुबेर प्लूटो बौना ग्रह न करके ये नाम दिया गया IAU के द्वारा 24 अगस्त 2006 को। इतनी बात क्लियर हुई। तो आज वाले क्रम में हम यही रुकेंगे और आगे वाले सेशन में मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ, सौरमंडल के अगले वाले भाग के साथ, जो भी होगा। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक निवेदन है, हर बार कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।